स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑलमोस्ट हो गई है। इकोनॉमिक पॉलिसी का एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं फिर कभी करूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी काफी लंबे दौर से चल रही है। लेट्स स्टेप ऑन द नेक्स्ट इशू। अब जो इकोनॉमिक पॉलिसी से जो हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, these discussions are very important for the purpose of the your examination. सवाल आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो हम एक जो अगला टॉपिक टच कर रहे हैं, जो हमारा सोशल, कल्चरल और एजुकेशनल पॉलिसी थी। अब ये पॉलिसी, हमेशा ये सवाल दिमाग में आना चाहिए। वी शुड ऑलवेज थिंक ऑन दिस पॉइंट ऑफ इशू दैट व्हाई दीज इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस इश्यूज, why the social, cultural, educational policy are very important, because these policies, these are impacting the future of India. As I will progress in the lecture, you will came to know that how it is deeply influencing the culture and the future of India. The two important government generals who has changed the complete structure of the British Empire was the Lord Hastings and Cornwallis. These two persons has given a strong pillar to the British administration and the foundation of new system of English pattern. जो ब्रिटिश सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में, सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, ये तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण रूप से वहां सामने दिखती हैं। अब इनका चीफ एम क्या था? अब नाउ सी, इनका चीफ एम क्या था? सिविल सर्विसेज का, आर्मी का, पुलिस का, ये क्या है? ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पिलर थे। अब इनका चीफ एम क्या था? अब जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, इनके द्वारा चलाया करता था। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सिविल सर्विसेज, आर्मी और पुलिस बनाया, इसका चीफ एम क्या था? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश को। अगेन सी दिस, सी द क्वेश्चन फॉर्म। अगर यहां पर आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो यह सही क्यों नहीं होगा? बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन, द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज चेंजिंग, इज रिमूविंग दिस। जस्ट सी केयरफुली दिस क्वेश्चन. Why this question is going from the export and import, which we have discussed in the economic policy. The reason being, the pivotal, the important word is administration. Got it? That was the intention. The intention of the Britishers and administration of the Britishers. Try to distinguish in these two important words. कि उनका लक्ष्य क्या था और उनके एडमिनिस्ट्रेशन लक्ष्य क्या है? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड परपेचुएशन ऑफ ब्रिटिश रूल। इस लॉ एंड ऑर्डर के बगैर जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे और मैन्युफैक्चरर्स थे, वो अपने सामान को बेच नहीं सकते थे। अगर अपने सामानों को बेचना है, अगर अपने सामानों को बेचना है, so there is need to have a strong administration in India. For that purpose, they have devised the civil services, army, and police. Why were devised? अब आप देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटेंशन। अगर सवाल ये आता है कि चीफ एम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर,
and perpetuation of British rule. अब चूंकि जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं आएगा तब तक वो अपने सामानों को बेच नहीं पाएंगे। उसके लिए पहले क्या बनाया? सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज है जो जिसके आप सर एस्पायरेंट हैं, ये सब किसने बनाया? पहला सवाल फिर था, who has brought into the existence the civil services in India? Who brought? Cornwallis. The first question of the list. आईएएस में तो शायद इनकम आ गए, आ भी सकता है, पीसीएस में बहुत अच्छी मामला है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने ट्रेड को कर रही थी अपने सर्वेंट्स द्वारा, इनको क्या था? इनको लो पेमेंट दिया जाता था, लेकिन इनको ट्रेड की परमिशन थी। लो पेमेंट के बावजूद, अब अगेन ए क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स, डिस्पाइट ए लो पेमेंट, व्हाई पर्सन keen to have a service under the East India Company? What's answer? Permission to pay. और जब कंपनी एक टेरिटोरियल पावर बन गई तो जो सर्वेंट्स थे कंपनी के, क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करने लगे। ये बड़े करप्ट हुआ करते थे, ऑपरेसिव हुआ करते थे, ब्राइब्स दिया करते थे, गिफ्ट दिया करते थे, इलीगल प्राइवेट ट्रेड किया करते थे, और इससे क्या वेल्थ इकट्ठा होता। जब कॉर्नवालिस 1786 आता है, उसने कहा कि इस सिस्टम को, इसको प्यूरिफाई करने की जरूरत है, देयर इज अ नीड टू प्यूरिफिकेशन ऑफ दिस। और उसने पहला क्या किया? मेड रूल्स अगेंस्ट प्राइवेट ट्रेड। अगेंस्ट क्वेश्चन आ गया, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रेजेंट्स एंड ब्राइब्स। तो सवाल क्या बना? Who was the first Governor General who has stopped the private trade of the company's employees and put a restriction on acceptance of presents and bribes? What's answer? What's answer? No problem? Yeah. अब कॉर्नवालिस ने यह तो कर दिया, लेकिन अगर आपने प्राइवेट ट्रेड बंद करा दिया, ब्राइब्स बंद करा दी, प्रेजेंट्स बंद करा दिए, तो इतनी लो सैलरी पे काम कैसे किया जा सकता है? तो उसने क्या किया? रेज द सैलरीज। अगला सवाल, हु हैज रेज द सैलरीज? और जो कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे उनको दिया गया 1500 रुपया प्रतिमाह प्लस 1% कमीशन। ये दोनों याद रखिएगा कि 1500 रुपीज पर मंथ उनको सैलरी दी गई, और अपने डिस्ट्रिक्ट में जितना वो कलेक्शन रेवेन्यू करते थे 1% कमीशन होता था। इससे ह्यूज कलेक्टर की पावर है, जो कलेक्टर का ऑरा है, आप लोग देखते हो, उसके पीछे रीजन है, रीजन बिहाइंड दिस। और जो कंपनी की जो सिविल सर्विसेज थी, ये हाईएस्ट पेड सर्विस हो गई, वो इतना पेमेंट नहीं था वो। The Cornwallis has made such a lucrative service. It has become the highest paid service, civil service in the world. It was a huge payment. और उन्होंने दूसरा क्या है, सीनियरिटी पर प्रमोशन दिया। इससे फायदा क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस। Now let's make a question on these 3 points. Let's make a question on these 3 points. इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं यहां से। How Cornwallis
try to make civil servants independent. ठीक है? How Cornwallis tried to make civil services independent? Option A. Rules made against private trade. Buy in excess, present in bribe. A. Salary, इसको सी कर दो दोनों को. Promotion on सी मार्केट. बन गया? First see the question, then go to the answer. First see the question, then go to the answer. A, B, C, D, B, C, D, C, B, C, D, D, D. Why you are jumping on the answer without seeing the answer? Jay Mishra, Astik Tripathi. First you see the answer. A substantial lot of the person failed the prelims examination only because they don't read the question carefully. You need to read question very carefully. In any situation where you feel some confusion is in your mind, you must go back on the question. अगर आप अच्छी तैयारी की हुई है, अगर आपको अच्छी तैयारी की हुई है, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा ही होगा. अगर आपको हम इसमें इस बात के लिए बाध्य करें कि आप एक पर्टिकुलर लगाओ, तो लग सकता है. अगर हम ABCD में से हम एक टिक लगाना हो, तो ये हो गया. इसका B हो गया. अगर ABC में से एक टिक लगाना चाहे तो लग सकता है. If you have to choose A, B and C, one can you choose it? Just apply right. Suppose situation is being arise. Question very same है. How try to make independent. लग सकता है? मेरे ख्याल से नहीं लग सकता. ऐसा सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए. तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है. रेट को बंद करना, सैलरीज को बढ़ाना और सीनियरिटी, तीनों ही इंपॉर्टेंट है. तो यह सवाल जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सवाल नहीं बनेगा. आई एम ट्राइंग टू मेक दिस क्वेश्चन कि यह समझाने के लिए कि हमेशा ऐसा सवाल नहीं बनता है. क्योंकि ये सवाल बनना मुश्किल काम है, क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट. अब 1800 में वेल्जली ने एस्टेब्लिश किया कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम. क्या पर्पस था? अब ये सवाल का पर्पस, सवाल क्या आएगा सिविल सर्विस में? हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, कहां पर फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ? तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? कलकत्ता. इसके एक कदम आगे बढ़ो. Why? What was the purpose to establish this college? That education of young recruits of civil services. अब जो वेल्जली ने एस्टैब्लिश किया, क्या हुआ? डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी ने इसको डिसअप्रूव कर दिया और उन्होंने 180C में रिप्लेस कर दिया हेल्बरी इंग्लैंड. अरे इसमें फिर सवाल बन गया,
why the college has been shifted from Fort William, Calcutta to Helbury in England. Reason? Disapproval of the directors of the company. By 1853 जितने अपॉइंटमेंट थे सिविल सर्विसेज के, ये कौन करता था? डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। वो क्या करते थे? वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और वहां के बड़े आदमियों को खुश करने की कोशिश करते थे। तो जो 1853 का चार्टर्ड एक्ट था, उसने इसको चेंज कर दिया। उसको कहा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए। तो जो एग्जाम आप देने जा रहे हो वह 1853 में स्टार्ट हुआ। 1853 के पहले जो अपॉइंटमेंट था वह ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स क्या करते थे। तो वह ब्रिटिश के बड़े बड़े लोगों को खुश करने के लिए दे ट्राई टू डू एज दे विश, कोई भी कंट्रोल नहीं था। और जो एक स्पेशल फीचर था वो क्या था? एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस। जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी जो कॉर्नवालिस के समय बनाई गई, द एक्सक्लूसिव फीचर इन रेजिडेंट कंपनी एक्सक्लूसिव इंडियंस था। और ये ऑफिशियली 1793 में लेट डाउन कर दिया गया। ये ऑल हायर पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें 500 पाउंड से ज्यादा की सैलरी है वह इंग्लिश मैन के द्वारा दी जाएगी। और यह जो पॉलिसी बनाई गई सिविल सर्विसेज के लिए, यह जो और ब्रांच थी आर्मी, पुलिस, जुडिशरी, इंजीनियरिंग, उससे भी लगाई गई। यहां से कोई क्या इश्यू डिराइव हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन। When you are writing anything about the discrimination, you can take help from here. How Indians have been discriminated. Suppose you are writing for the freedom struggle. You are writing for the growth of the nationalism. तो growth of nationalism आप लिखोगे तो उसको आपको यहां से पॉइंट मिल रहा है कि नेशनलिज्म के ग्रो करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका था? ब्रिटिश पॉलिसी का था। जो भारतीयों को एक दूसरे दर्जे का, यस समझ, यू आर राइट, यस आ चुका है। यह भारतीयों को एक दूसरे दर्जे का नागरिक समझता था। ऐसा कोई सवाल सिविल सर्विसेज का नहीं होगा जो लेक्चर में डाला न गया हो कहीं न कहीं, सब डाले गए हैं। इवन जो फ्यूचर में आने वाले वो भी डाले गए हैं। लेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हैपेंड ऑन द जून 2022, यू विल सी इट। जितने क्वेश्चन पिछले आए हैं वो और उन क्वेश्चन से कितने और बन सकते सब हमने डालने की कोशिश की है। तो जो ये है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म था, इस ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में एक और ग्रोथ, अगर हम अर्ली नेशनलिज्म आगे बढ़ेंगे तो हम अर्ली नेशनलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो अर्ली नेशनलिज्म में दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी हमारे पास। जो हमारा प्रारंभिक राष्ट्रवाद है इसमें दो, एक जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, बी ह्यूमिलिएशन, ये ह्यूमिलिएशन ही है कि हमको हमारे देश में ही हमको रोजगार न मिले, यह भी ह्यूमिलिएशन है। तो जो प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ जो 1857 से 1885 का फेज था जिसमें प्रारंभिक राष्ट्रवाद विकसित होता है, उस प्रारंभिक राष्ट्रवाद में इन द अर्ली नेशनलिज्म द टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी which has drained out it in the economic policy of British India. Second, the humiliation suffered by the Indians. तो उसी humiliation suffered by Indians का एग्जाम्पल है कि जो 1793 में कर दिया गया, 1853 में सिविल सर्विस बनाई गई, उसके पहले 1793 में रूल ऐसा बन गया था, ऑफिशियली कहा गया था, और ये पॉलिसी अप्लाई की गई सारे ब्रांचेस में। तो उसके बाद जो सर जॉन शोर आते हैं, सर जॉन शोर जब आते हैं जिन्होंने
कार्नवालिस के पास सर जॉन शो में फिर सर जॉन शोर के पास दो तीन इशू है। एक हमने समझा था सर जॉन शोर को अपनी रेवेन्यू पॉलिसी में, याद आया कि नहीं याद आया? किसको याद नहीं आ रहा है? सर जॉन शोर को हमने रेवेन्यू पॉलिसी में समझा था या नहीं समझा था? दूसरा, सर जॉन शोर ने फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात की, बड़े इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल की उन्होंने बात की, जो भारतीयों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यशाली था, बहुत दुर्भाग्यशाली था। तो सर जॉन शोर जो कार्नवालिस के बाद सत्ता को संभालते हैं, उस सर जॉन शोर ने कहा फंडामेंटल प्रिंसिपल, English had been made whole Indian nation subservient in every possible way. Yeah. सर जॉन शोर के समय में 1793 का एक्ट पास हुआ। देखिए इस बात, देखिए मैंने पहले कहा था, मैं फिर दिखा देता हूं। सर जॉन शोर के समय में 1793 का एक्ट पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और जो बैटल ऑफ खारदा हुआ है, बैटल ऑफ खारदा, बैटल ऑफ खारदा हुआ है 1795 में। ये हुआ है निजाम और मराठा के बीच में, जिसमें निजामों को हराया गया, और जो जर्मन शाह थे, ग्रैंड शाह अब्दुल अहमद शाह अब्दाली के, उन्होंने भारत को इन्वाइट किया, जर्मन शाह ने भारत में इन्वाइट किया। ग्रैंड शाह ऑफ अब्दाली, उसने भारत में इन्वाइट किया। उसने क्या किया? भारत के अंदर आक्रमण किया, और जो बंगाल की म्यूटनी है वो हुई है 1795, और बंगाल यूनिटी हुई, बंगाल म्यूटनी हुई है 1795। और चौथा क्या हो गया? इनका ये स्टेटमेंट। तो एक क्या हो गया कि रेवेन्यू पॉलिसी इनका रोल है, रेवेन्यू पॉलिसी में योगदान दिया है, जो अपनी फर्स्ट रेवेन्यू पॉलिसी की जमींदारी बंदोबस्त, उसमें इनका योगदान था। 1793 का एक्ट पास हुआ है, बैटल ऑफ खारदा हुआ है, बंगाल म्यूटनी हुई है, और जर्मन शाह का आक्रमण हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि उन्होंने कहा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द इंग्लिश हैड बीन टू मेक द होल इंडियन नेशन subservient in every possible way to the interest and benefit of ourselves. कई बार सवाल यह सकता है, किसने कहा था? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? Why it is important? Why it is important? Because it shows the mindset of the British Empire. ये सवाल क्यों पूछा जाता है? ब्रिटिश एम्पायर के माइंडसेट को डिफाइन कर रहा है। अब ऐसी पॉलिसी ब्रिटिशर्स क्यों फॉलो कर रहे हैं जिसमें इंडियंस को एक्सक्लूड किया जा रहा था सारे ऑनर से, डिग्निटी से, और जो लोएस्ट इंग्लिशमैन था वो प्रिवेल कर रहा था। ऐसी पॉलिसी क्यों एक्सेप्ट की गई? क्योंकि वो कन्विंस थे ये एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन ब्रिटिश आइडियाज, एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन ब्रिटिश आइडियाज एंड प्रैक्टिस, ये फॉर्मली जो एस्टेब्लिश होगा ओनली बाय द इंग्लिश पर्सन। Second, did not trust the ability and integrity of Indians. फिर क्वेश्चन आएंगे। जो सर जॉन शोर की पॉलिसी थी, जो कार्नवालिस की भी थी, जिसको सर जॉन शोर ने बहुत साफ शब्दों में कहा, वो पॉलिसी बनाने का रीजन क्या था? Why that policy has been made? Perfect question. Because the Englishman has believed that administration based on British ideas can be run only by English personnel. And second, they did not trust the ability and integrity of Indians.
क्लियर? देखिए कॉन्सेप्ट सब सिंपल होते हैं अगर आप समझने की कोशिश करिए, नहीं समझोगे तभी कॉन्सेप्ट आप लिखते हैं। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट सिंपल ही होते हैं। जो चार्ल्स ग्रांट थे, जो बोर्ड ऑफ बैंकर्स के चेयरमैन थे, उन्होंने कंडेम किया पीपल ऑफ इंडिया, कंडेम पीपल ऑफ इंडिया, रेस ऑफ मैन ऑफ थ्री जनरेटेड बेस। कार्लवाइस का विश्वास था एवरी नेटिव ऑफ हिंदुस्तान इज करप्ट। जो इंडियंस को हायर ग्रेड से बाहर किया गया, क्या थी? एक डिलिबरेट पॉलिसी थी। जो इन्फ्लुएंशियल क्लास थे ब्रिटिश सोसाइटी के, वो चाहते थे मोनोपोली। उन्होंने इस बात की पूरी कोशिश की अपॉइंटमेंट क्वेश्चन आ गया। मैं फिर रिपीट करता हूं, बार बार कहता हूं कि मैं 100-150 फिल्म्स का क्वेश्चन बनाने के बाद मैं लेक्चर तैयार करता हूं। तो जो एक कोशिश थी, अब क्या यह डिलीवरेट पॉलिसी? यस इट वाज। अब इससे आप मेंस का सवाल बनाएंगे, वाज इट ए डिलीवरेट पॉलिसी? मैं क्वेश्चन फॉर मेंस, it is a deliberate policy to exclude Indians. Why? Britishers wanted their monopoly. They fought it. That no Indians should be avoided on the senior positions. It should be reserved for the white race. अब इंडिया का जो रिक्रूटमेंट हो रहा था वो किस तरह सबऑर्डिनेट पोस्ट होना था। क्यों? चीप लेबर चाहिए, चीप चाहिए था। और यह इंग्लिश मैन की तुलना में आसानी से उपलब्ध था। एक तो हो गई हायर पोजीशन, हायर पोजीशन पे इंग्लैंड का कंप्लीट कब्जा था। एक हो गई लोअर पोजीशन, लोअर पोजीशन पे इंडियंस को अपॉइंट किया जाना चाहिए। उसका दो कारण था, एक वो सस्ते थे, दे आर चीप। सेकंड, दे आर readily available. These are two very important points. Now come on the army. जो दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर था वो आर्मी का था। अब इंडिया में जो आर्मी थी वह 4 इंपॉर्टेंट चीजों को फुलफिल कर रही थी। इंडियन पावर्स कॉन्फ्लोर, जो भारतीय शक्तियों थी उसको जीतना। डिफेंडेड ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम फॉरेनर्स, ब्रिटिश सुप्रीमेसी, सेफगार्ड ब्रिटिश सुप्रीमेसी। Defending the British Empire in Asia and Africa. ये आप चारों लिखिए, राइट डाउन 4। ये ABCD का भी सवाल आएगा। जो आर्मी थी वह कौन से इंस्ट्रूमेंट को, किस बात को फुलफिल कर रही थी? ये 4 चीजों को फुल कर लेती। ये क्या था? इंडियन पावर्स को जीतना, कॉन्कर्ड इंडियन पावर्स। सेकंड क्या है? डिफेंडेड द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया फ्रॉम फॉरेन राइवल्स। जो विदेशी लोग थे उनसे ब्रिटिश उससे इनको सुरक्षित रखने की कोशिश की, इनको सुरक्षित रखने की कोशिश करनी होगी। तीसरा, यह चीफ इंस्ट्रूमेंट था ब्रिटिश एम्पायर को एशिया और अफ्रीका में बढ़ाने के लिए। यह फिर ऐसा क्वेश्चन है, इसमें ABCD से एक चूज करना नहीं हो पाएगा। जहां पर भी वह 2 क्लोज आंसर ले आते हैं वहां पर दोनों आंसर में एक डिस्टिंक्शन, यहां डिस्टिंक्शन नहीं हो रहा है। जो चारों इंपॉर्टेंट थे।
जो बल्क ऑफ इंडियन आर्मी थी वो किसकी थी? इंडियन सोल्जर्स की थी। तो यूपी और बिहार से रिक्रूट हुए थे। जब हम लोग पढ़ेंगे अपना म्यूटिनी तो इस बात को हम लोग समझेंगे, यूपी और बिहार को क्यों, जो उसमें अवध प्रांत था, क्यों तो शिकायत। अगर आप सीधे देखें, in 1856 only 3 Indians in the army, जो 300 रुपया प्रति माह सैलरी मिलती थी, और हाईएस्ट इंडियन ऑफिसर कौन था? सुबेदार था। और ये लार्ज नंबर ऑफ इंडियन ट्रूप्स थे, उनको अपॉइंट किया जाता था एज ब्रिटिश ट्रूप्स वेयर फार टू एक्सपेंसिव। तो जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे बहुत एक्सपेंसिव थे। अब उस समय जो पॉपुलेशन ब्रिटेन की थी वह स्मॉल थी, तो इससे दिक्कत क्या थी? वह लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी भारत को जीतने के लिए। तो कम दामों में, सस्ते में ब्रिटिश को भारतीय सेना प्राप्त हो रही थी। जो आर्मी था, आर्मी जो हमेशा ऑफिशिएट करता था, वो ब्रिटिश ऑफिशियल था, और एक लार्ज नंबर ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स को रखा जाता था टू कीप इंडियन सोल्जर्स अंडर कंट्रोल। इसके बावजूद भी बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि छोटी सी हैंडफुल ऑफ फॉरेनर्स एबल टू कंट्रोल इंडिया विद इंडियन आर्मी। इस पर सवाल आएगा, क्यों कंट्रोल कर रहे थे? क्योंकि उस समय राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था, एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से लगाव नहीं था, एक क्षेत्र के व्यक्ति को दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति से आसानी से लड़ाया जा सकता था। दूसरा, एक नमक का जो महत्व था, जिसका नमक खाए हम अदा करेंगे। इट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि अगर हमने ब्रिटिशर्स का हमने नमक खाया हुआ है तो हम उसको अदा करेंगे। तो जो भी हमारा स्वामी है उसके प्रति हमारी जवाबदेही बनती है। ये जो पॉसिबिलिटी हुई उसके पीछे कारण क्या था? एब्सेंट ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म एंड लॉयल्टी ऑफ द सॉल्ट। मॉडर्न नेशनलिज्म है उसका और सॉल्ट का। थर्ड इशू, पुलिस। अब जो कार्डवालिस ने क्रिएट किया एक पुलिस सिस्टम को, उससे क्या हुआ? उसने जमींदारों को उनके पुलिस फंक्शन से रिलीव कर दिया। जमींदार आर नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुलिस एक्टिविटीज। और उन्होंने एक रेगुलर पुलिस फोर्स का निर्माण किया टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। You can derive a conclusion from here. Before Cornwallis, there's no formation of the police. The law and order was being maintained by the जमींदार। अब कार्नवालिस का जो एफर्ट था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कार्नवालिस का एफर्ट था, उसने इंडिया को ब्रिटेन से आगे ले आया। उस समय ब्रिटेन में पुलिस सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। At that point of time in Britain also, police system was not developed. अब इंडियंस को जो एक्सक्लूड किया गया फ्रॉम ऑल सुपीरियर पोस्ट इन पुलिस डिपार्टमेंट, अगेन जो विलेज में थे, जो ड्यूटीज थी पुलिस की, कांट बी परफॉर्म बाय द विलेज वॉचमैन, जिसका मेंटेनेंस करता था विलेज। अब पुलिस ने हेल्प क्या किया? मेजर क्राइम को रिड्यूस किया और एक लार्ज स्केल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लार्ज स्केल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट फॉरेन कंट्रोल। जब नेशनल मूवमेंट हुआ तो पुलिस का इसका इस्तेमाल किया गया और पुलिस ने एक अनसिम्पलिक एटीट्यूड दिखाया टुवर्ड्स पीपल। तो जो जमींदार को जिस तरह हम बोलते हैं कि जमींदारों का क्रिएशन किया गया फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग, फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग द नेशनल मूवमेंट, the same way police has helped the Britishers to control the national movement.
because at the time of the national movement they have done the one job, उन्होंने reduce किया major crimes को, लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी फॉरेन कंट्रोल के लिए हमारे देश कर रहे थे उसको उन्होंने कंट्रोल किया और बड़ा ही इनका रूप नकारात्मक रहा। तीसरा इंपॉर्टेंट है जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। अब वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया सिस्टम को 1793, वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया, लेकिन कॉर्नवालिस ने 1793 में इसको एस्टेब्लिश किया। तो देखिए यहां से दो सवाल हो गया, एक हेस्टिंग्स पर हो गया, एक कॉर्नवालिस पे। हेस्टिंग्स कॉर्नवालिस पे आपको सारे फैक्ट जानने चाहिए। हेस्टिंग्स पे और कॉर्नवालिस पे मैं आपको जो नोट्स बना रहा हूं उसको जरूर लिख दे रहा हूं, एक एक पैराग्राफ दोनों आदमियों पे है। हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, डलहौजी, सर जॉन शो, कर्जन, इन सब के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि इस पे सवाल जब बनेगा तो गलत हो जाएगा और आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किसने किया? हेस्टिंग्स ने, लेकिन इसको एस्टेब्लिश किसने किया? इसको एस्टेब्लिश किया कॉर्नवालिस ने। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में गवर्नर ऑफ बंगाल बन के आते हैं, बाद में गवर्नर बनते हैं, और हेस्टिंग्स ने जो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन को एबॉलिश किया, रेवेन्यू रिफॉर्म किए, और जो हेस्टिंग्स का जुडिशियल रिफॉर्म है, जुडिशियल रिफॉर्म क्या किया? बिगिनिंग ऑफ ड्यूलिज्म किया इन इंडियन लीगल सिस्टम, जो दीवानी और फौजदारी अदालत है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब हम अगर हेस्टिंग्स को देखें, दीवानी एंड फौजदारी अदालत, है डिस्ट्रिक्ट, किसका कंट्रीब्यूशन है? ये कंट्रीब्यूशन है वॉरेन हेस्टिंग्स का। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो दीवानी और फौजदारी अदालत बनाई एट डिस्ट्रिक्ट पे, और सदर दीवानी और निजामत कलकत्ता। दूसरा क्या ये हो गया ए, दूसरा सदर दीवानी एंड सदर निजामत एट कलकत्ता। कहा किया? कलकत्ता। जो हेस्टिंग्स का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने इनिशिएट किया कि सदर दीवानी और सदर निजामत बनाई हुई कलकत्ता में, ये क्या थी? अभी सवाल क्या बना, ये क्या थी? These were the appellate courts. These were the appellate courts. जो सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत थी, ये क्या थी? यह अदालतें अपीलेट। सवाल ये भी आ गया कि कौन सी अपीलेट कोर्ट थी और कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी। दूसरा, जो कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू मुस्लिम लॉ, तीसरा वो क्या किया? मैंने पहले कहा, फिर रिपीट कहा उसको, कोडिफिकेशन, अगर आप याद करिए तो जिक्र किया था, ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम लॉ। याद आया जब मैं आपको हेस्टिंग्स पढ़ा रहा था, मैंने सबकी बताई थी इस समय। रिमेंबर नॉट रिमेंबर? कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू और मुस्लिम लॉ, ये वॉरेन हेस्टिंग्स टाइम हुआ। इस सिस्टम को कॉर्नवालिस ने इंप्रूव किया। अब कॉर्नवालिस ने ईच डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिश किया एक दीवानी अदालत और सिविल कोर्ट, डिसाइडेड ओवर द डिस्ट्रिक्ट जज, जो बिलोंग करता था सिविल सर्विसेज से। कॉर्नवालिस ने सेपरेट कर दिया पोस्ट ऑफ सिविल जज एंड कलेक्टर। जो अपील फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फर्स्ट जाती थी टू 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ सिविल अपील्स, अगर फाइनली जाती थी सदर दीवानी अदालत। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाया रजिस्ट्रार्स कोर्ट, हेडेड बाय यूरोपियंस, और उसने एक नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट बनाया, हेडेड बाय द इंडियन जज नोन एज गुरसिप्स एंड अपील्स। ये हो गया सिविल मैटर। ये सवाल कभी भी आ सकता है
ग्रोथ या डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। ये सवाल एकदम फिट सवाल है सिविल सर्विसेज का, जीएस का भी सवाल है, ऑप्शनल का भी सवाल है। मैं बार बार रिपीट करता हूं कि सिविल सर्विसेज ने जो एक जीएस का ऑप्शन जीएस क्रिएट किया है, अब ऑप्शनल में जीएस में कोई स्टैंडर्ड में फर्क नहीं रह गया है। कई बार मुझे लगता है कि ऑप्शनल से स्टैंडर्ड जीएस का हायर हो जाता है, क्या मुझे लगता है ऐसा। तो क्या हो गया, इट इज द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो उन्होंने क्रिमिनल केसेस को डील करना चाहा, उसने डिवाइड किया बंगाल में 4 डिविजन्स में, और हर डिवीजन को जो कोर्ट था सर्किट प्रिसाइड बाय द सिविल सर्वेंट्स। अब उसके नीचे उन्होंने बनाया लार्ज नंबर ऑफ क्रिमिनल मजिस्ट्रेट टू ट्राई द पेटी केसेस। अब जो अपील थी कोर्ट ऑफ सर्किट की, कहां, सदर निजामत अदालत। और जो क्रिमिनल कोर्ट जो अप्लाई हो, क्रिमिनल कोर्ट अप्लाई होता है मुस्लिम क्रिमिनल लॉ इन ए मॉडिफाइड लेस हार्श मैनर, जिससे जो एक मुस्लिम लॉ का जो एक इनह्यूमन था कि शरीर के अंग को भंग कर दिया जाए, तो उसको हटा दिया गया और सिविल कोर्ट्स में अप्लाई किया गया कस्टमरी लॉ, जो प्रिवेल कर रहा था एनी एरिया और इमंग सेक्शन ऑफ पीपल पिछले सालों से। तो कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा था, which law was being applied? So you need to remember the law for the civil cases and law for the criminal cases. So you can see the 3-4 ways. First, कैसे जुडिशियल स्ट्रक्चर बना। You start from अगर आपके पास सवाल आता है to describe the development of Indian judicial system, then how will you start? You start with the Warren Hastings from this. Then you travel towards the Lord Cornwallis. Then you try to distinguish between the criminal law, the criminal courts and civil courts. Then you try to establish which law is being applicable in the criminal courts and the civil courts. जो आपका मॉडल आंसर होगा उसमें ये सारे की सारी चीजें होंगी। क्लियर हुआ? में जो बेंटिंग आते हैं उन्होंने एबॉलिश कर दिया प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट्स। जो उनका वर्क था असाइन किसने कर दिया गया, फर्स्ट टू कमीशंस एंड लेटर ऑन द डिस्ट्रिक्ट जज एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। बेंटिंग ने ये रेज कर दिया स्टेटस एंड पावर ऑफ इंडियन जुडिशियल सर्विस। कुछ क्वेश्चन आ गया, किसने रेज किया, एंड अपॉइंट किया इनको एज ए डिप्टी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट जजेस एंड प्रिंसिपल सदर अमीन्स। इन 1865 हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, और इस हाई कोर्ट ने रिप्लेस किया सदर कोर्ट्स ऑफ दीवानी एंड निजामत। अगेन क्वेश्चन, इस सदर दीवानी और निजामत को किसने रिप्लेस किया, जो हाई कोर्ट बनाए कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। यू कैन आल्सो से कि जो सदर दीवानी और निजामत थी इनका स्टेटस जो था हाई कोर्ट की तरह था। जो ट्रेडिशनल सिस्टम था जस्टिस का इंडिया, वो लार्जली किसपे बेस्ड था, कस्टमरी लॉज पे, जो लॉन्ग ट्रेडिशन से सामने आया था, जो किस पर बेस्ड था, शास्त्र पे और शरीयत पे। और ये तीन नजरिया, शास्त्र, शरीयत एंड इंपीरियल अथॉरिटी। अब इसकी जगह ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया रेगुलेशंस, codified existing laws and systemized and modernized किया judicial interpretation के साथ। Very important contribution of the British Empire। जो एक्ट ऑफ 1833 का था, उसने क्या किया, उसने सारी लॉ की पावर्स थी किसको दे दी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दे दी। और 1833 में एक लॉ कमीशन हुआ हेडेड बाय लॉर्ड मैकॉले,
तो उन्होंने क्या किया, कोडिफाई किया इंडियन लॉज को, इंडियन लॉज को उन्होंने कोडिफाई किया। उस इंडियन लॉ के कोडिफाई क्या हुआ, इंडियन पेनल कोड बना, और वेस्टर्न डिराइव कोड्स हुए सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर के। बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है इस दौरान। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का टाइम था 1825 से 1835, वह बहुत महत्वपूर्ण टाइम था। इस महत्वपूर्ण टाइम में बहुत ही लीगल फील्ड में बहुत, देखा अगर आपको लीगल फील्ड में आंसर करना है तो आपको हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस और बेंटिंग, तीन को समझना पड़ेगा। Unless until you understand these three, you can't answer the question. तो उन्होंने क्या किया कि ये चार्टर, एक सवाल और बनता है कि लॉ के फील्ड में सबसे ज्यादा काम किस चार्टर ने किया, 1793, 1813, 1833, 1853। ये सवाल बन गया कि लॉ के फील्ड में सबसे ज्यादा काम किस चार्टर ने किया, किसने किया। अब तो आसान हो गया ना सवाल। जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है। जो रूल ऑफ लॉ था वो कुछ हद तक एक पर्सनल लिबर्टी की गारंटी दे रहा था, और जो ब्रिटिश रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वह लार्जली कैरी हुआ था लॉज एज इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट्स, तो द लॉज देमसेल्व्स वर ऑफन डिफेक्टिव। क्योंकि उन लोगों की, चूंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं था। आगे क्वेश्चन कि ब्रिटिश रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो लार्जली कैरी आउट था अकॉर्डिंग टू लॉ, यह डिफेक्टिव क्यों था, इसी सवाल को बनाइए। व्हाई द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन who was believing on the equality before the law, or who was believing on the law, why it was the defective? What is the answer? What answer? डेमोक्रेटिक नहीं था, लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया था, ऑटोक्रेटिक था, फॉरेन रूलर्स के साथ था, सिविल सर्वेंट से पुलिस के हाथ में था। क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, तो कठिन सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर moment you find your it is not being clear, I can try to address more. तो ब्रिटिश रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो अकॉर्डिंगली लॉ के साथ चल रहा था, उसके बावजूद भी है बहुत बेहतर क्यों नहीं था, डिफेक्टिव क्यों था, क्योंकि यह लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया, इसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, यह ऑटोक्रेटिक था, फॉरेन रूल्स बनाया था, और जैसा सिविल सर्वेंट्स चाहते थे वैसा वो करते थे। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ था, जो पहले का जुडिशियल सिस्टम था, उसमें क्या था, कास्ट डिस्टिंक्शंस और डिफरेंशिएशन था हाई बॉर्न एंड लो बॉर्न के बीच। अब नाउ जो नया सिस्टम आता है, इसमें जो मशीनरी आती है, जस्टिस आता है, नो वन इज एबव लॉ। लेकिन एक्सेप्शन था इसका था यूरोपियंस एंड ब्रिटिश सिटीजन्स। दूसरे क्वेश्चन बन गया ये क्वेश्चन, just make question on this paragraph, make question on this, just do it, try, rather than listening it as a story, try to make a question, see कैसे सवाल बन सकता है। Anyone wants to try? I don't want to try, बताओ किसी का इंटरेस्ट है ट्राई करने में? बताओ
ट्राई ट्राई करो, चलो समझे, ट्राई कर रही है। और कोई, एनीवन एल्स? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एक बड़ा ही नोविस और अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस इक्वलिटी बिफोर लॉ से हुआ क्या? जो एक हाई बॉर्न और लो बॉर्न के बीच का डिफरेंशिएशन था वो खत्म हो गया। और कोई लो बॉर्न आदमी, कोई हम्बल आदमी, गरीब आदमी, कमजोर आदमी, वह मूव कर सकता था बिफोर द जुडिशरी। बट देयर वाज एन एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन था? कि जो यूरोपियंस थे और उनके डिसेंडेंट्स थे, उनके लिए सेपरेट कोर्ट्स थे और सेपरेट लॉ थे। यहां से सवाल बन रहा है, तो सवाल आपको गलत कराना है, यहां से गलत करा रहा है। तो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो हमारे संविधान में हमको प्राप्त हुई है, वह नहीं थी। The equality before law which we got in our constitution, it was not at that time. अब इसको आप पॉलिटी से जोड़ भी सकते हो, you can add equality also. Now this concept you can add equality. Law, how equality for law is modern India is different from equality law in modern India. नहीं नहीं बना, नहीं बना। दूसरा, जो क्रिमिनल केसेस थे वह ट्राइड होते थे ओनली बाय यूरोपियन जजेस। Many English officials, military officers, planters, merchants, they behave with Indian hasty and brutal manners. जब इस बात की कोशिश की गई कि जस्टिस सबको दी जाए, तो they were given an indirect and due protection. Miscarriage of justice occurs frequently. जो एक सिस्टम ऑफ लीगल इनइक्वलिटी था वह उस समय दिख रहा था, it was emerging at that point of time. Justice became highly expensive. Reason being the court fees, the circumstances, the engagement of lawyers, expense of witnesses. It was not under the control of the common human being. जो courts थी वो कहाँ थी? They are often situated in the district places. And the cases drag on years. The law was very complicated and ignorant people cannot understand it. If you see these circumstances, then it's very clear that the person having the resources, how was it? Law was not having the common population there. The person who was having the resources can buy this. This सवाल था, why, the how, no justice was given to common people despite that there was a proclamation of equality before law. वह क्या कारण थे कि सामान्य आदमियों को न्याय की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, जबकि यह बात कही जा रही थी कि हर व्यक्ति न्याय के सम्मुख समानता रखता है। क्लियर?
था जस्टिस का, जो उसमें प्रिवेल कर रहा था प्रीवियस टाइम में, वह कंप्लीट इन्फॉर्मल था। इसकी अगर हम इसको कंपेयर करें ब्रिटिश इंडिया के पहले का, डिस्पाइट दैट देयर वाज अ प्रॉब्लम, क्या था वो? इन्फॉर्मल था, था और इनएक्सपेंसिव था। और जो न्यू जुडिशियल सिस्टम बना, उसने क्या किया? इसके प्रिंसिपल्स लाउडेबल थे। इट हैज अ वेरी हाई प्रिंसिपल्स, जिसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन यह रेट्रोग्रेडेड, ये पिछड़ा कदम था। इट वाज कॉस्टली एंड लॉन्ग डिलेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या करें, बस करें? 1 घंटा हो गया। इफ यू से आई कैन स्टॉप इट, वी कैन डू इट टुमारो एज सूटिंग टू यू। क्या ये सब लेक्चर इतने ज्यादा इंटेंस है, इतने फैक्ट्स रखते हैं कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज स्लोली स्लोली। अगर बहुत फास्ट चलेगा तो शायद यह एसिमुलेट नहीं हो पाता है। कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, अदरवाइज आई विल क्लोज द डे। चला सकते, कोई इशू नहीं है। आप लोग देख लीजिए, हमने अपनी कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अगर समझ सकते हो तो क्या दिक्कत क्या है कि बड़ा ज्यादा ये लेक्चर चल नहीं पाते हैं। यस यस यस, आई गॉट इट। तो ठीक है, आई विल सी यू टुमारो अगेन।